अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक इंटरफेस यानी यूआई को डिजाइन करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आज की क्लास है कि आपके कौन से स्टेप्स होते हैं कि जब आप एक इंटरफेस डिजाइन करने जाते हैं। तो हम स्टेप देखेंगे कि क्या क्या चीजें पहले हमें चाहिए होती है, फिर क्या होता है, देन फिर हम उन स्टेप्स को वन बाय वन परफॉर्म करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। जब भी आप किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन का यूआई और यूएक्स साथ डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब आप उसका यूआई भी खुद डिज़ाइन कर रहे हैं और उसकी जो यूएक्स की रिसर्च है वो कंपनी वो खुद कर रही है, तो ऐसी चीज़ को आप कहते हो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कर। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन के कुछ प्रोसेसेस हैं हमारे पास जिनको आप फॉलो कर सकते हो। ये आपको बहुत सारे रिसर्चेस, ब्लॉग्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको बहुत कॉम्प्लेक्स से स्टेप्स भी बताए गए होते हैं। तो बट मैं यहाँ पर आपको कुछ 6 सिंपल स्टेप्स दे रहा हूँ जिससे आप अपनी यूआई और यूएक्स को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास मौजूद है वो है अंडरस्टैंड। तो जब भी आप किसी यूआई यूएक्स को डिज़ाइन करेंगे उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब ये है कि आपको दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले आपको अपने यूज़र के बारे में पता होना चाहिए कि आपका यूज़र कौन है, कौन आपकी जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करेगा या कौन आपकी वेबसाइट को यूज़ करेगा। और अगर पहले से वो कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट ऐसी यूज़ कर रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सेकंड, आपको देखना है कि आपकी जो ब्रांड है वो क्या है, मतलब कि उस ब्रांड को जो यूज़ करने वाला इंसान है वो उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। और ये जो ब्रांड जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप यूआई या यूएक्स डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो अपने कस्टमर को किस तरह से आसानियाँ पैदा करके दे रही है। वो आपको पता चल सकता है कि आपकी जो ब्रांड है उसके मिशन क्या हैं, उसके विजन्स क्या हैं, उसने गोल क्या सेट किए हुए हैं अपने, कि वो उस यूज़र की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी एक कोई नई चीज़ आती है, कोई नई ब्रांड आती है, तो एक बहुत मशहूर सी बात है कि हम समझते हैं कि जो हमारा कस्टमर है, जो एक यूज़र है, वो एक एलियन है। क्योंकि जब आप एक नई चीज़ लॉन्च कर रहे हो तो हर एक इंसान को उस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन अभी ज़माने में आई, लाइक कार बुकिंग्स ऐप आई, कैब्स आप बुक कर सकते थे, तो हर एक के लिए नया था। बहुत सारे लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाए और जब ट्रस्ट हुआ तो फिर सबने उसको ही यूज़ करना शुरू किया। तो यहाँ पर आपकी जो ब्रांड है उसको अपने मिशंस डिफाइन करने होते हैं, अपने विजन्स डिफाइन करने होते हैं कि हम यूज़र के लिए ये आसानी लेकर आ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो आप खरीदते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, वो आपकी आसानी के लिए होती है। तो ब्रांड भी यही चाहती है कि हम अपना जो यूज़र है उसके लिए आसानी पैदा करें। सेकंड, आपके पास जब आपने यूज़र को समझ लिया, आपने ब्रांड के बारे में जान लिया कि ब्रांड क्या है, क्योंकि एज ए डिज़ाइनर हम प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। अब जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है उसको जिसकी प्रॉब्लम है उसको भी देखना है और जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लाइक कोई ब्रांड है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो उस ब्रांड को भी देखना है और उसके लिए फिर हम एक कंपाइल करके ये सब चीज़ें एक डिज़ाइन बना रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेज आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन का होता है रिसर्च। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है। रिसर्च किस तरह से हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए, इसके भी कुछ सिंपल से मेथड्स हैं। आप सबसे पहले इंटरव्यूज़ करते हैं। इंटरव्यू, आप 1-on-1 बैठते हैं लोगों के साथ। लोग कौन होंगे? जिनके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट, मतलब कि आप एक ऐसी ऐप बना रहे हैं, लाइक आप फूड पांडा के जो राइडर हैं उनके लिए आप ऐप बना रहे हो। एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई फूड पांडा एक ऐसी ऐप होगी जो लोगों के जो खाने हैं वो डिलीवर करेगी। तो अब उसके लिए आपको एक जो फूड पांडा का राइडर है उसके लिए आपको एक ऐप बनानी है। तो ऐसे लोगों को, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको हायर कर सकते हो, उनसे इंटरव्यू कर सकते हो कि जब आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे ये राइडिंग ऐप्स होती हैं जिसमें आपके जो डिमांड होती है, जो आपके राइडर्स होते हैं उनकी डिमांड ये होती है कि एप्लीकेशन को उर्दू में लिखा जाए, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तान के राइडर्स हैं
उनको समझ में नहीं आ रही होती। ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। आप जब इंटरव्यूज़ करते हो, भले वो ऐप बुरी लग रही होती है, बट हमारा पहला मकसद होता है कि आपका डिज़ाइन काम करना चाहिए। तो काम वो तभी करेगा जब उसको यूज़ करने वाले लोगों को वो समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं उसको बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में ऐसे कोई हम ऑप्शंस दे देंगे, तो वो एक ऐसा बंदा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो इंग्लिश नहीं समझ सकता, उसके लिए उर्दू समझना आसान होता है। तो इसलिए आप सिंपल इंटरव्यूज़ करते हो। हाँ, आपका जो यूज़र है वो इंग्लिश समझ सकता है, क्योंकि आप अपने यूज़र के लिए जैसे बहुत सारी ऐप्स होती हैं, उसका एक राइडर वर्जन होता है, जो उसके राइडर्स हैं उनके पास होता है, और एक यूज़र वाला वर्जन होता है कि जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको एक अलग वर्जन नज़र आता है उस ऐप का। और कार बुकिंग ऐप्स जो होती हैं उनके पास जो कैप्टन होता है, उनका जो ड्राइवर होता है, उसके पास एक अलग ऐप का इंटरफेस आ रहा होता है, और जो यूज़र है उसके पास अलग इंटरफेस आ रहा है। तो सिंपल आपको इंटरव्यूज़ करने हैं। इंटरव्यूज़ वन ऑन वन आप कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स पे भी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई वीडियो कॉल कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। और इंटरव्यू जो है वो वन ऑन वन होते हैं, एक एक इंसान के पास जाते हैं, और इसके लिए बहुत हज़ारों लाखों की तादाद में इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल कोई 3 4 10 लोग भी अगर आप हायर कर लेते हो इंटरव्यूज़ के लिए, उससे एक प्रॉपर हल निकाल सकते हैं। बट रिसर्च करने में सिर्फ इंटरव्यू करना काफ़ी नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास होता है फोकस ग्रुप। जब आपने इंटरव्यूज कर लिए वन ऑन वन, तो अब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठा कर डिस्कस करते हो। जो भी टारगेटेड ऑडियंस है आपकी, लाइक आपको बहुत सारे कुछ बच्चों के लिए ऐप बनानी है, तो आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ बिठा सकते हैं और उनसे वन ऑन वन डिस्कशन के वो क्या समझ रहे हैं, क्या इस ऐप के बारे में क्या जान रहे हैं, उनको क्या चीज़ में मसला होता है, क्या चीज़ उनको चाहिए। तो इस तरह से जो भी आपका यूज़र है उससे आप, और ये फोकस ग्रुप वाले इंटरव्यूज डिस्कशंस होती हैं, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, लोगों के एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं। देन फिर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में कि और बहुत सारे लोग क्या समझते होंगे। तो देन फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, आप सर्वे करते हो। सर्वे में अब बहुत आसान हो गया सर्वे करना। आप गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जो है वो फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, और अब व्हाट्सएप या फेसबुक पे आप उसका लिंक सेंड कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और आसान क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि हर एक बंदा उसको समझ के और आंसर्स दे सके। तो उससे बहुत अच्छे से डाटा आपके पास आ जाता है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की डिमांड क्या है। तो मेजॉरिटी पे हमें जाना पड़ता है, तो इसलिए आपके सर्वे करना ज़रूरी है। आप क्वेश्चनर्स बना सकते हैं, और क्वेश्चनर्स जब आप फिल करवाते हो तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा स्टेप होता है कि आप यूजेबिलिटी टेस्ट करते हो। यूजेबिलिटी टेस्ट में आप एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को दे देते हो, जो उसका यूज़र था उसको दे देते हो। लाइक मुझे एक कार बुकिंग ऐप बनानी है, एक नई ऐप बनानी है, तो जो प्रीवियस बुकिंग ऐप्स हैं वो मैं दे दूंगा उसको, या मैंने जो अपने लिए अपनी डिज़ाइन की हुई है वो हम डिज़ाइन की हुई जो ऐप है वो दे देते हैं कि आप इससे कार बुक करके दिखा दें, या आप इसे फूड को ऑर्डर करके दिखा दें, कुछ भी जो भी काम उस ऐप का है वो आप करके उससे क्या होता है। अगर उसको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही होगी, जो आपका यूज़र है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अक्सर ऐसा होता है कि जो है हम कुछ टाइप करके इंटरप्रेस करना होता है हमें, मतलब आपका जो फ़ोन होता है एंड्रॉयड, उसमें अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया और जब आप डन करना चाहते हो, सबमिट करना चाहते हो फॉर्म, तो वो कीबोर्ड बंद नहीं हो रहा होता। ये एक बहुत बड़ा मसला है आपकी ऐप्स में। तो ये भी जो है वो आपकी रिसर्च का ही पार्ट होता है कि आप अपने यूज़र का यूजेबिलिटी टेस्ट करते हो। तो यूजेबिलिटी टेस्ट क्या है कि आप सिंपल उसको ऐप दे देते हैं, या वेबसाइट है तो वेबसाइट चलाने के लिए दे देते हैं, कि आप उसका बिहेवियर देखना है कि वो कहाँ पर क्लिक कर रहा है, किस तरह से वो राइट क्लिक कहीं पे कर रहा है, या कहीं पे वो चीज़ को स्लाइडर समझ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी ऐप या वेबसाइट या इंटरफेस में उस यूज़र की नोट कर रहे होते हो कि ये क्या चीज़ कर रहा है। और अगर आप नोट नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही किसी को भेज देते हो। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिशियली यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए हायर किए जाते हैं। तो वो यूजेबिलिटी टेस्ट करके बताते हैं इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। जब हम इसको इस फ़ोन पे तो सही ओपन हो रही है, दूसरे फ़ोन पे ये एप्लीकेशन ठीक नहीं आ रही है, इस कंप्यूटर पे तो वेबसाइट सही चल रही है बट दूसरे कंप्यूटर पे सही नहीं चल रही। इस तरह से वेबसाइट्स में नॉर्मली एक प्रॉब्लम आती है कि वो किसी ब्राउज़र पे ठीक नज़र आती है, किसी ब्राउज़र पे उसका डाटा चेंज हो जाता है, उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको यूजेबिलिटी टेस्ट में पता करनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो स्टेज है वो है एनालाइज। जब आपने
जो पहला स्टेप था हमारा अंडरस्टैंड का, आपने यूज़र को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने ब्रांड को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आपने रिसर्च किया, आपने जो यूज़र्स थे, एक जो मेजॉरिटी थी उसकी रिसर्च कर ली। अब आपको करना है एनालाइज। जो भी चीज़ आपकी वो दो ऊपर वाले जो स्टेप से मिल गई, अब उसको आपने सम अप करना है। सम अप क्या करना है कि आपको उसको ऑन पेपर बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है यूज़र पर्सोना। यूज़र पर्सोना क्या चीज़ है कि आपने 50 लोगों से इंटरव्यूज़ किए, लेकिन आप ऐप ये सोच के बनाते हो कि मुझे एक बंदे के लिए ऐप बनानी है। वो एक बंदा जो होगा उसकी प्रॉपर हिस्ट्री, वो क्या करता है, वो हाउस वाइफ है या वो कोई एम्प्लॉय है, वो क्या किस कंपनी का एम्प्लॉय है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसके लाइफ में गोल्स क्या हैं, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, उसके स्किल्स क्या हैं, वो कौन कौन सी ब्रांड्स को यूज़ करता है, उसको लाइफ में एक चीज़ की ज़रूरत है और वो उसको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक उसको एक कार बुक करनी है बट उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको फूड ऑर्डर करना है बट उसको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप एक एम्प्लॉय की देखते हो। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाके आप अपना यूज़र पर्सोना बना सकते हैं। सो ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये एक यूज़र का पर्सोना है। आपको कभी भी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है, किसी वेबसाइट का हो, किसी ऐप का हो, किसी मोबाइल ऐप का हो, या किसी, आप मेरी भी जो वीडियो है वो आप एक ऐप के थ्रू देख रहे हो या एक इंटरफेस के थ्रू देख रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें आप कहीं पर्सोना सेट करके, मतलब जो क्वेश्चन जैसे हमारे पास मेजॉरिटी के आंसर्स आए उस सब को कलेक्ट करके एक यूज़र पर्सोना क्रिएट किया जाता है कि एक इंसान है, उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब उसको सॉल्व करना है इस वेबसाइट या इस ऐप के थ्रू। तो यूज़र पर्सोना बहुत ज़रूरी होता है किसी ऐप के लिए। सो आगे की वीडियो में हम यूज़र पर्सोनास बनाना भी सीखेंगे कि किस तरह से यूज़र पर्सोना बनाया जाता है। ये सिंपल एक स्टेप हमें यहाँ पे देखना है कि यूज़र पर्सोना हमारे लिए ज़रूरी होते हैं जब आप किसी ऐप को क्रिएट करने जाते हो। तो जब आपने यूज़र पर्सोना बना लिया, आपको पता चल गया कि ये हमारा यूज़र है और इसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो देन फिर आप अपनी जो एनालाइज वाला स्टेप है उसमें आप ये काम करते हो कि जो यूज़र ने यूज़बिलिटी टेस्ट दिया आपको, उसमें वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरेगा जब आप एक डिज़ाइन बना रहे हो। तो आप ये स्टेप्स, उसके लिए जितने स्टेप्स आसान होंगे आपके यूज़र के लिए, वो उतनी ही ज़्यादा आपकी ऐप्स को यूज़ करेगा। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीज़ें इस वजह से फेल हो जाती हैं कि वो अपने यूज़र के मेथड्स को, उसको एनालाइज सही से नहीं कर पाती, सही से रिसर्च नहीं कर पाती। तो अब आप उसके लिए आसानी ये है कि आप ये देख लो कि उसके जो जर्नी मैप है कि यूज़र को एक चीज़ ख़रीदने में किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। एक यूज़र को एक पिक्चर डाउनलोड करनी है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे राइट क्लिक करना पड़ेगा, कैसे डाउनलोड का बटन उसको मिलेगा। उसको अगर कोई सॉन्ग सुनना है, आप यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब की ऐप ओपन करते हो, यूट्यूब के सामने आपको वो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूट्यूब पे वही वीडियोज़ आपको दिखा रही है जो आपको पसंद होती है, जो आपने देखी हुई होती है। तो यूट्यूब नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाके आपको सर्च करना पड़े कि मुझे ये वाली वीडियो दिखाओ और फिर उसमें जाके भी आपको उसको यूज़ करना कि कौन सी ऐप चाहिए, उसमें फिर और बटन, फिर और बटन, फिर और अंदर जाके वो फिर फाइनलाइज करके आपको वीडियो दिखाए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप क्या करते हो, आप एनालाइज करते हो यूज़र का जो जर्नी मैप। आप उसमें देखते हो कि कौन कौन से स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ेगा। लाइक आपको एक शॉपिंग वेबसाइट से कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप जाते हो, कैटेगरी लिखी, कैटेगरी के बाद बहुत सारे आपको जो है वेरिएशंस नज़र आते हैं उस प्रोडक्ट के। उस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हो, उस प्रोडक्ट पे जाते हो, दैन फिर आप ऐड टू कार्ट करते हो और दैन फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद आप कार्ट में जाते हो, उस कार्ट को देखते हो, वहाँ से चेकआउट करते हो, चेकआउट के बाद अपनी पेमेंट डिटेल्स डालते हो उसमें और फिर आप उसको बाय करते हो। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्टेजेस से गुजरते हो कोई भी किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए या कुछ भी डाउनलोड करने के लिए। तो इन प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। तो जो यूज़र जर्नी मैप होता है उसमें आपके पास जो टोटली यूज़र जब ऐप चलाएगा या वेबसाइट चलाएगा तो उसके पास वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरेगा, उसको कहाँ कहाँ उसके पेन पॉइंट्स क्या होंगे, उसको आपने हटाना होता है, कम से कम होने चाहिए। लाइक उसको, जैसे मैंने अभी बताया कि अब उसने एक बार अपना नाम दे दिया तो वो दोबारा कहीं उससे नाम पूछा जा रहा है, उसने एक बार एड्रेस दे दिया, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में बिलिंग एड्रेस होता है और दूसरा आपके पास जो डिलीवरी एड्रेस होता है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आपने
उससे कहा कि बिलिंग एड्रेस पहली मर्तबा आप डालो और सेम उसी के घर से उसको बिलिंग भी करनी है और उसी जगह पे उसको डिलीवर भी करवाना है, तो वो दो बार उसको एड्रेस डालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप वेबसाइट में आसानी पैदा कर सकते हैं। तो जो जो आपकी वेबसाइट के पेन पॉइंट्स होंगे उसको आपने एनालाइज करना है, पेपर पे लिखना है और चार्ट बना सकते हैं। उससे आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पर यूज़र को प्रॉब्लम हो रही है और वो चीज़ फिर आपको उस प्रोसेस से हटानी पड़ेगी, वरना आपकी ऐप या आपकी वेबसाइट फेल हो जाएगी। देन ये कर लिया आपने। देन उसके बाद आप एक और स्टेप पे आते हो विच इज़ डिज़ाइन। ये हमारा 4th स्टेप है और यहाँ से आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो स्टार्ट होती है। जो मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं जिनको आगे सिर्फ डिज़ाइनिंग करनी है तो उनके लिए वाला स्टेप है, बट उससे पहले का जो काम है या तो वो आपको हुआ मिलेगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो जो ऐप डिज़ाइनिंग की कंपनीज होती हैं वो बाकायदा ये सारे प्रोसीजर से गुजरती हैं और फिर काम करती हैं। हर एक प्रोसीजर की बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, हर एक प्रोसीजर पे एक टीम होती है। अच्छी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो जो काम करती हैं, अगर कोई फ्रीलांसिंग के लिए इसको करना चाहता है तो आप उसको ये सब चीज़ें मिलती हैं। अगर नहीं मिलती तो आप मांगते हो, उससे नहीं मांग सकते तो फिर आप वो खुद रिसर्च करोगे। तो हमारा 4th स्टेज होता है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में बस आपको लगता होगा कि सिंपल डिज़ाइन हो जाता है, बट डिज़ाइन करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे पहले होता है साइट मैप या फ्लो चार्ट। साइट मैप आपको एक वेबसाइट वाली फील देता है, साइट मैप अगर मैं कहता हूँ तो, बट आप अगर सिंपल में फ्लो चार्ट कह रहे हैं तो फ्लो चार्ट सब चीज़ें कवर कर लेगा। आपका एक डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर, आपकी विंडोज़, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आप ये सब चीज़ें एप्लीकेशंस हैं। जो वेबसाइट्स होती हैं उसको भी हम वेब एप्लीकेशंस कहते हैं। तो ये सब एप्लीकेशंस होती हैं, ये सब डिज़ाइन करने के लिए फ्लो चार्ट्स, कौन कौन से पेजेस या कौन कौन सी स्क्रीन्स डिज़ाइन होंगी, कौन सी स्क्रीन कहाँ पर यूज़र को लेकर जाएगी, वहाँ से वापस कहाँ आना है, फिर उससे दोबारा किस पेज पे जा सकते हैं। तो ऐसे फ्लो चार्ट्स डिज़ाइन होते हैं। देन फिर जब आपको पता चल गई कौन कौन सी यूनिक पेजेस या स्क्रीन्स होंगी, देन फिर आप उसके यूज़र फ्लो को देखते हो। यूज़र फ्लो के यूज़र को क्या क्या बटन्स मिलेंगे, कहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, कहाँ पर कार्ड्स होंगे, क्या चीज़ होगी, उसको आप लो फैट डिज़ाइन भी कह सकते हैं। तो लो फैट डिज़ाइन में एक फाइनल लुक नहीं होती, लेकिन उसमें पता होता है कि यहाँ पर बटन्स आएंगे, यहाँ पर कुछ बॉक्स होगा, यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर लगाई जाएगी। तो वो आपके लो फैट डिज़ाइंस होते हैं जो फाइनलाइज डिज़ाइन से पहले बनाए जाते हैं, जिसको बहुत सारी जगहों पे वायर फ्रेम भी कहा जाता है। तो आप किसी कंप्यूटर पे बनाएं, उससे सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक पेंसिल लें, एक पेपर लें और उसके ऊपर आप बैठ के डिज़ाइन करें, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है। आपको यूज़र फ्लो जब डिज़ाइन करने हैं, आपको लो फैट डिज़ाइन करने हैं, तो आपको रफ स्केचेस, रफ स्कैम्स बनाने पड़ते हैं। तो आप सिंपल, बहुत आसान सा काम है, लेकिन लेंदी प्रोसीजर है, सोचना पड़ता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप सिंपल, अगर ये काम आपने बिल्कुल परफेक्टली कर दिया तो आपको हाई फैट डिज़ाइन बनाते हुए जो हाई फैट डिज़ाइंस होंगे, जिनको आप मोकअप्स भी बोल सकते हो, तो वो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो जो हाई फैट डिज़ाइंस होंगे, हाई फैट डिज़ाइन में आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट का एक फाइनल लुक नज़र आता है कि वो जब बनाई जाएगी तो वो ऐसा नज़र आएगा। और वो बनाने के बाद देन फिर आप उसकी बेसिक प्रोटोटाइपिंग करते हो, लाइक उसके जो छोटे मोटे पेजेस हैं, जितनी आप लिंकिंग कर सकते हो वो आप लिंकिंग करके चेक करते हो कि कहाँ पर कैरोसेल्स होंगे, कहाँ पर स्लाइड्स होंगी, स्लाइडर्स लगे होंगे, कहाँ वीडियोस लगेंगी। तो इस तरह से देखते हुए कि एक फाइनल लुक जो होती है आपके प्रोडक्ट की, वो आपको नज़र आ जाती है। तो यहाँ तक आपके डिज़ाइन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन डिज़ाइन पे कहानी ख़त्म नहीं होती। डिज़ाइन करने के बाद आप उस ऐप को लॉन्च करते हो। जब वो एक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करके दे दी, देन फिर जो डेवलपर था, उस डेवलपर ने उसको डिज़ाइन किया, डेवलप किया, और देन फिर वो यूज़र्स के हाथों में जाती है। उसके हाथ में जाने से पहले कंपनी में बहुत सारे टेस्टिंग होती है। तो उस टेस्टिंग के भी कुछ प्रोसीजर्स हैं। आपने लॉन्च कर दी, टेस्ट होगा कंपनी में, उसको फिर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, विजुअलाइज अच्छे से नहीं हो रही, बहुत सारे एरर आएंगे उसमें। जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो उसमें बहुत सारे एरर्स आए होते हैं, उनको ठीक किया जाता है, देन फिर आपको दिया जाता है। देन फिर लॉन्च हो गई, आप तक पहुंच गई, उसको फिर चेक किया जाता है आपसे बार बार। जब भी आप कोई ऐप यूज़ कर रहे होते हो तो उसमें आपको फीडबैक्स मांगे जाते हैं, आपके फीडबैक दें। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं एडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, उसमें मुझे कोई कमी नज़र आती है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो एडोबी ने बाकायदा पेजेस बनाए हुए कि आप अपने जाके फीडबैक दें। कोई नया टूल ऐड करना है वो आप हमें बता सकते हैं। तो इस तरह से जो भी कस्टमर होता है ना,
उसका गिफ्ट होता है कंपनी के लिए उसका फीडबैक। कंपनी आपको बहुत सारी चीज़ें देगी, डिस्काउंट्स ले लें या कुछ ले लें, कोई फ्री गिफ्ट दे दिया, कुछ वॉलेट में आपको पैसे दे दिए, कोई डिस्काउंट डाल दिया, कोई कूपन दे दिया, कंपनी बहुत कुछ देती है। लेकिन आप जो किसी कंपनी को दे सकते हो गिफ्ट, जिसके साथ आप लॉयल हो, आप उसको फीडबैक दे सकते हो। ये कंपनी के लिए फीडबैक होता है, तो फीडबैक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप फ़ौरन अब तो आसान है कि आप गूगल की जो प्ले स्टोर है, आप वहाँ जाकर उस एप्लीकेशन में आप जो है वो अपने फीडबैक दे सकते हैं। और टाइम टू टाइम आपसे जो एप्लीकेशन होती है वो भी फीडबैक मांग रही होती है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको वो रिजॉल्व कर सकें। इसीलिए आपकी ऐप में बार बार अपडेट्स आ रही होती है कि वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही होती है, जो ऐप्स चेंज नहीं करती, क्योंकि ऐसा होता है यूज़र का ना फ्लो चेंज होता जाता है। कोई पुरानी चीज़ यूज़ कर रहे थे, अब वो नई दूसरी चीज़ आ गई, उसकी आदत पड़ गई यूज़र को, तो फिर वो जो पुरानी चीज़ बनी होती है अब उसको रिवाइव करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो लॉन्च होने के बाद। जब आपकी ऐप लॉन्च हो गई और देन आप उसको चेक करते हो, चेकआउट्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं या आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे टाइपिंग नहीं हो रही, कोई फील्ड ऐसी बना दी उन्होंने जहाँ पर कोई डाटा नहीं इंसर्ट हो पा रहा, तो ये सब चीज़ें आपको फीडबैक पिक करनी भी होती हैं कस्टमर से। अगर वो कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है तो उसको फीड फॉरवर्ड में करके उस ऐप को इम्प्रूव करना पड़ता है। देन फिर हमारे पास आता है एक लास्ट स्टेप, जो हमारा 6th स्टेप है। इससे पहले हमने एनालाइज किया, अब हमें दोबारा से एनालाइज करना है। अब क्या एनालाइज करना है? आपने फीडबैक ले लिए, इम्प्रूवमेंट हो रही है, कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब आप ये चीज़ एनालाइज करते हो कि जिस काम के लिए आपने ऐप बनाई थी वो प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके यूज़र्स को, या फिर दूसरी चीज़ आप ये देखते हो कि हमें और इम्प्रूव करने की कहाँ पर हमें ज़रूरत है कि ये वाला पार्ट अब हटाना चाहिए, ये वाला पार्ट अब ऐड कर देना चाहिए। जैसे आप बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, जैसे फेसबुक आप यूज़ करते हैं तो फेसबुक में टाइम टू टाइम नई से नई चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे फेसबुक में पहले आपके पास GIF इमेजेस नहीं हुआ करती थी, तो GIF इमेजेस बाद में ऐड की गई। फिर पहले सिर्फ प्रोफाइल्स होती थी, ग्रुप्स बाद में आए, फिर पेजेस आए, उस तरह से डिफरेंट चीज़ें ऐड करते गए, क्योंकि यूज़र को जब एक चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर आप दूसरी चीज़ उसको दे सकते हो। तो टाइम टू टाइम आपकी जो ऐप्स होती हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, वो प्रॉपर काम कर रही होती हैं, और उनकी कामयाबी का यही राज होता है कि वो इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही होती हैं अपनी ऐप्स में। फिर उसके बाद आप देखते हो यूज़र क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, यूज़र फीडबैक दे रहा है नहीं दे रहा है। जैसे आप ऐप्स पे जाते हो तो उसमें स्टार्स की रेटिंग होती है, उसमें फीडबैक्स होते हैं, कितने लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है वो यूज़र रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितने लोगों ने जो है वो डाउनलोड किया है, और कितने लोग अनइंस्टॉल कर चुके हैं उस चीज़ को। जब आप अनइंस्टॉल कर रहे हो तो आपसे बहुत सारी ऐप्स रीज़न पूछती हैं कि क्या मसला है। तो इस तरह से आप यूज़र के रेस्पॉन्सेस चेक कर सकते हो। और फिर एक और काम आप करते हो कि आप ये चेक करते हो कि हमने जो इशू था वो सॉल्व कर दिया, जो पेन पॉइंट्स है उसको हमने हटा दिया या नहीं। तो देन फिर आपकी जो ऐप होती है, जो आपकी प्रोडक्ट होती है, वो एक कंप्लीट प्रोसीजर्स के साथ आपको मिलती है, और देन फिर आपका कस्टमर खुश रहता है आपकी ऐप को यूज़ करते हुए या आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। सो सम अप करते हुए कि आपकी जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो ये 6 सिंपल स्टेजेस होते हैं कि आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हो अपने यूज़र को, ब्रांड को, देन फिर आप रिसर्च करते हो इंटरव्यूज से और डिफरेंट जो भी मैंने मेथड्स बताए। इसके बाद आप एनालाइज करते हो कि क्या क्या चीज़ें हमें, हमारा यूज़र कौन होगा, हमारा जो जर्नी होगी यूज़र की, स्टेप्स क्या क्या होंगे हमारी ऐप में या हमारी प्रोडक्ट में, और उसके बाद डिज़ाइन के सारे प्रोसीजर्स आते हैं। देन फिर आप ऐप को लॉन्च कर देते हो और देन फिर आपको उसको दोबारा एनालाइज करना पड़ता है। तो होप ये आपको स्टेप्स पसंद आए होंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को रीप्ले करके आप देख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।